नमस्कार दोस्तों। आज हम एक टेस्ट लेकर के उपस्थित हुए हैं। यूपीएचईएससी उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यह महत्वपूर्ण है। वैसे तो सभी हिंदी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसे हम आज देखेंगे और इसको आज हम हल करेंगे आप सभी मित्रों के साथ में। देखिए, अच्छे प्रश्न इसमें संग्रहित है। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, फिर आप लोगों के बीच में इसको प्रस्तुत करता हूँ। चलिए, प्रश्न नंबर पहला, ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्न नंबर पहले पर चलेंगे। और प्रश्न नंबर पहला है, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। इसके जो लेखक हैं वो इसमें बताना है। तो इसका सही उत्तर है मोतीलाल मेनारिया। इसका बी नंबर सही होगा। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन हैं? तो दूसरा जो प्रश्न है उसका 693 ईस्वी से जो हिंदी साहित्य का आरंभ मानने वाले हैं वो हैं राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। सी नंबर इसका सही है। तीसरा प्रश्न अगर देखें तो तीसरा प्रश्न में आप देखिएगा, कृष्ण के साथ राधा की महानता खाली खाली संप्रदाय की विशेषता है। कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? तो इसका उत्तर अगर हम देखें तो इसमें डी इसका सही है और ये सनकादि संप्रदाय माना जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न में चले, आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? आदिकाल में जो कवि हैं उनकी किस कवि की भाषा जो हिंदी भाषा थी वह वर्तमान रूप में सर्वाधिक निकट है? आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं और वो हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो हिंदी की जो उनकी भाषा थी, आदिकालीन जो भाषा हिंदी भाषा थी, वह वर्तमान जो स्वरूप है उसी प्रकार से थी, इसलिए इनको हिंदी का आदि कवि भी माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल की पाँचवें प्रश्न पर चलते हैं और इसमें आप देखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो हिंदी का पहला कवि, आप सभी लोगों को पता है कि वो चंदवरदाई को मानते हैं। चंदवरदाई को हिंदी का पहला कवि मानते हैं और उनकी लिखी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो है पृथ्वीराज रासो, जो कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो इसके बाद छठवें प्रश्न पर चलते हैं, रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या था? सभी लोगों को पता है कि रसखान का जो वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम था, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। इसके बाद अलवार वैष्णों की संख्या है, जो अलवार वैष्णो थी उनकी संख्या कितनी है? तो इसका भी आप सभी लोगों को ही पता है कि 12 थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? इसका सही उत्तर अगर देखा जाए तो इसका सही उत्तर सी मृगावती है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना मृगावती को ही मानते हैं। मृगावती का जो रचना काल है वो 1501 ईस्वी माना जाता है। इसके बाद नौवां प्रश्न की अगर बात करें तो नौवां प्रश्न में देखेंगे, चलते हैं नौवें प्रश्न पर और इसको थोड़ा नौवें प्रश्न में अगर देखें तो नौवां प्रश्न है, संसार आपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, यह निम्नलिखित में से किसकी उक्ति है? उक्ति के बारे में पूछा गया है कि किसकी उक्ति है, तो इसमें आपको बताना है कि यह नाभादास की उक्ति है। सूरदास, अगला प्रश्न है, सूरदास ने श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार
बनाया है? सूरदास ने श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया है? तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 10म स्कंद को। 10म स्कंद को उन्होंने आधार बनाया। 11वां प्रश्न पर चलते हैं और 11वां प्रश्न है लोगन कबित की वो खेल करी जानो है। इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन हैं? तो इसके रचयिता ठाकुर जी हैं। और आगे हम प्रश्नों पर चलते हैं और उनको भी देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 के बाद 12 पे हम चलते हैं और प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12 है जग की कविताई के धोखे रहे यहाँ, जग की कविताई के धोखे रहे हया, प्रवीणनी की मति जात जकी, किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये पंक्तियाँ ब्रजनाथ की हैं। ब्रजनाथ इन पंक्तियों के रचयिता हैं। तो ये आपको डी नंबर इसका उत्तर सही है। इसके बाद हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान किस ग्रंथ में है? 13वां प्रश्न है हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है। तो रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ की अगर बात करें तो रसिक प्रिया है। रसिक प्रिया जो कि केशवदास की रचना है। इसके बाद नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता है नवजागरण का अग्रदूत जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, इसलिए इसका बी नंबर प्रश्न सही है। इसके बाद 15वें प्रश्न पर चलते हैं। अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। 15 का जो सही उत्तर है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। इसे उन्होंने कहा था कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। और अगर इसी प्रकार से बात करें रामचंद्र शुक्ल के कथन की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विदान करती है उसे कविता कहते हैं। तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन था। इसके बाद आगे प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। हिंदी प्रश्न नंबर 16 में देखिए कि निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता ना रह जाए? ये प्रश्न बहुत ही कहना चाहिए कि महत्वपूर्ण है और इसे ज़रूर देखिएगा और काफ़ी आसान भी सरल भी है। ये आप सभी लोगों को पता है साकेत मैथिली शरण गुप्त का लिखा हुआ जो महाकाव्य था साकेत, उसमें यह अच्छी तरीके से लिखा गया कि इसमें जो कहना चाहिए कि नारी की उपेक्षित जो जीवन का वर्णन है वह देखने के लिए मिलता है। खासतौर पर उर्मिला की बात की जाए तो विख्यात, अगला प्रश्न है विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर यह अटल सिद्धांत था। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कृति में संग्रहित हैं? 17 का सही उत्तर है भारत भारती। भारत भारती में उक्त पंक्तियाँ संग्रहित हैं और यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित रचना है, ग्रंथ है और 1912 में भारत भारती नामक ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था। तो ये भी हम सभी जानते हैं और यह भी जानते हैं कि राष्ट्रीय कवि के नाम से इनको जाना जाता रहा है, यानी कि मैथिली शरण गुप्त को।
एक प्रश्न में कई कई प्रश्न बनते हैं, उन पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन किसका है? कितना प्यारा सा अच्छा सा कथन है। ऊर्जा प्रवाह कर देने वाला कथन है, शक्ति जागृत करने वाला कथन है। और आप सभी लोगों को यह पता है कि ये जो कथन है वो जामवान का है। तो जामवान ने कहा था कि रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम को प्रेरणा देने का कार्य किया गया है जामवन के द्वारा। सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित में से किस रचना पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने के लिए मिलता है? महर्षि अरविंद का जो प्रभाव है वो किस रचना में देखने के लिए मिलता है? तो स्वर्ण किरण, ये जो सी नंबर इसका उत्तर सही है। स्वर्ण किरण में यह देखने के लिए मिलता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पे। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? उत्तर छायावादी कवि नहीं है, ये इसमें हमको देखना है। और इसमें राम कुमार वर्मा उत्तर छायावादी कवि नहीं है, ये छायावादी कवि हैं। बाकी नरेंद्र शर्मा, बच्चन जी और अंचल जी ये उत्तर छायावादी कवि हैं। तो नहीं शब्द को देखना था, यानी कि राम कुमार वर्मा सभी लोग जानते हैं कि ये छायावादी हैं। छायावादी के महत्वपूर्ण 4 स्तंभों में से एक है राम कुमार वर्मा। इसके बाद अगला प्रश्न अगर देखें तो प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता दी गई, जबकि प्रयोगवाद में, प्रश्न समझिएगा, प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता दी गई, जबकि प्रयोगवाद में किसे दी गई? तो यह प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मध्यम वर्गीय समाज के चित्रण को। मध्यम वर्गीय समाज के चित्रण को प्रयोगवाद में कहना चाहिए प्रधानता दी गई है। प्रश्न नंबर 22 पर चलते हैं और उसको देखते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 22। थोड़ा सा बड़ा कर लें। नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई? नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई? ये इसमें प्रश्न बताना है, प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा स्वदेश भारती। सॉरी, आपको 23 का प्रश्न का सही उत्तर बताना है। और 22 एक बार फिर मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ। नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई? नहीं पर ध्यान देना है। अब बताना है कि नागार्जुन की जो रचनाएं हैं उनमें कौन सी खड़ी बोली में नहीं लिखी गई है, ये इसमें बताना है। तो 22 का जो सही उत्तर है वो है बी नंबर, पत्रहीन नग्नगाछ। ये जो रचना है ये खड़ी बोली हिंदी में नहीं बल्कि मैथिल भाषा में लिखी गई है। मैथिली भाषा में यह रचना लिखी गई। बाकी उनकी जो 3 रचनाएं और दी हुई हैं वो खड़ी हिंदी में। इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में संकलित नहीं हैं? चौथे सप्तक के कवि खासतौर पर उनकी जो रचनाएं हैं वो संकलित नहीं है बताना। कुल मिलाकर बताना चौथे सप्तक के कवि कौन नहीं हैं। तो इसमें देख लीजिए कि 23 का जो सही उत्तर है वो आपका शमशेर बहादुर है। शमशेर बहादुर सिंह, ये जो शमशेर बहादुर है ये आपके चौथे सप्तक के कवि नहीं हैं, या इनकी चौथे सप्तक में रचनाएं संकलित नहीं है। राजकुमार कुंभा, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य ये चौथा सप्तक के कवि हैं। और अगर बात की जाए शमशेर बहादुर सिंह की,
तो शमशेर बहादुर सिंह दूसरा शतक के हैं, जो कि 1951 में इसका कहना चाहिए जो शुरू हुआ था वह 1951 में दूसरा शतक की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 पर चलते हैं। अगर निरंतर व्यवस्थाओं का संस्कार और परिमार्जन नहीं होता रहेगा तो एक दिन व्यवस्थाएं तो टूटेंगी ही, अपने साथ धर्म को भी तोड़ देंगी। किस उपन्यास का सूत्र कथन है? देखिए, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगर निरंतर व्यवस्थाओं का संस्कार और परिमार्जन नहीं होता रहेगा तो एक दिन व्यवस्थाएं तो टूटेंगी ही, अपने साथ धर्म को भी तोड़ देंगी। व्यवस्थाएं तो टूटेंगी ही और धर्म को भी तोड़ देंगी। अगर बात करें कि यह किस उपन्यास का कथन है, तो इसमें आपको बताना है कि ये पुनर्नवा नामक उपन्यास का कथन है। और इसमें प्रश्न नंबर जो 24 है उसका सही उत्तर है पुनर्नवा, और यह उपन्यास जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। इसके बाद देखिए, निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? बताना है कि प्रयोगवाद में किसका संबंध नहीं है, किस कवि का संबंध प्रयोगवाद, इसमें आपको बताना किस विचारधारा का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है। तो इसका जो 25 नंबर का प्रश्न का सही है वो है आपका पहला, और इसमें स्वच्छंदतावाद का संबंध प्रयोगवाद से बिल्कुल नहीं है। ये आपको इसमें जानना है। और जो अगर हम बात करें तो स्वच्छंदतावाद का संबंध जो है वो द्विवेदी युग यानी कि जागरण सुधार काल से है, यह इसमें समझना है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। नवगीत दशक के संपादक हैं, तो आप सभी लोगों को पता है कि नवगीत दशक के जो संपादक हैं वो शंभुनाथ सिंह हैं। शंभुनाथ सिंह नवगीत दशक के संपादक हैं, और इस शंभुनाथ सिंह द्वारा जो रचित गीत संग्रह है उसमें उन्होंने अपने नवगीत दशक के नाम से उसका संपादन किया था। आगे देखते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 27 पर चलते हैं। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? सबसे बड़ा अगर ये कहा जाए कवियों का संग्रह जिस इतिहास ग्रंथ में मिलता है तो वो मिश्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ में मिलता है, और इसमें 4591 कवियों का लगभग विवरण मिलता है। तो हम इसी को मानेंगे, तो इसका सही उत्तर होगा मिश्र बंधु। इनमें से आगे देखिए प्रश्न, इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्गलन की समस्या उठाई गई है? नारी के पुनर्गलन की समस्या, नारी के पुनर्लग्न की समस्या जो उठाई गई है वो किस नाटक में उठाई गई है? तो 28 का अगर सही उत्तर की बात करें तो ध्रुव सामने जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद का कहना चाहिए कि नाटक है ध्रुव सामने, और वह इसका सही उत्तर होगा। जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंदगुप्त में कल्पित पात्र है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंदगुप्त जो उनका नाटक है उसमें कल्पित पात्र बताना है कि कल्पित पात्र उसमें कौन है। बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 29 की। तो प्रश्न नंबर 29 का जो कल्पित पात्र स्कंदगुप्त में है वो है प्रपंच बुद्धि। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, प्रपंच बुद्धि। आगे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 देखना है। प्रश्न नंबर 30 पे चलते हैं, और देखिए सिंदूर की होली नाटक के रचयिता, बहुत ही आसान सा प्रश्न। सिंदूर की होली नाटक के जो रचयिता हैं
वो इसमें प्रश्न में पूछा गया है। तो इसके जो रचयिता है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र सिंदूर की होली नाटक के रचयिता। राजनीति साहित्य, आगे देखिए, राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी रुक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीति जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। यह किसका कथन है? इस कथन को बताना है कि यह किसका कथन है, और यह है प्रियंगु मंजरी का कथन। प्रियंगु मंजरी, हम बात कर रहे थे प्रश्न नंबर 31 की, और 31 का दूसरा सही है प्रियंगु मंजरी। और यह अगर प्रियंगु मंजरी की अगर बात करें तो यह मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन की स्त्री पात्र रही है। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमीश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है? ये आपको बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमीश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है। जो क्षेमीश्वर द्वारा रचित नाटक चंड कौशिक के आधार पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक की रचना की? तो इसमें आपको बताना है सत्य हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र जो उनका नाटक है भारतेंदु का, वो चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया नाटक है। प्रश्न नंबर 33 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 33, एक जमाने में नाटकों के असंभव समझे जाने वाले दृश्यों को भी आज की वैज्ञानिक तकनीक से मंचों पर प्रस्तुत करना सुगम हो चुका है। फिर भी प्रसाद के नाटकों, विशेषतः उनके स्कंदगुप्त नाटक को मंचाभिनय अभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाया, क्योंकि बताना है कि जो स्कंदगुप्त नाटक है वो मंचाभिनय के रूप में क्यों नहीं अभी तक लोकप्रिय हो पाया है? तो इसमें आपको 33 का जो सही उत्तर है वो आपको बताना है कि नाटक देखने वाली जनता प्रसाद के नाटकीय संवादों की भाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पाई। यानी कि जो जयशंकर प्रसाद का भाषा जो थी उनकी, जयशंकर प्रसाद की जो भाषा संस्कृत निष्ठ भाषा कहेंगे, उस भाषा को समझ पाने में आम जनता असमर्थ थी। इसलिए उसका जो अभिनय है, जो मंचों पर उसका अभिनय है, वह लोकप्रिय नहीं हो पाया। स्कंदगुप्त नाटक की जो भाषा है काफ़ी संस्कृत निष्ठ और आम जनता के लिए कठिन भाषा है, जिसे हम कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 34 को देखेंगे। लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे, सिर मध्य युग में, तमस में, यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? तमस उपन्यास। अच्छा सा कथन है, और इस कथन का जो सही उत्तर है वो मैं बात कर रहा हूँ प्रश्न नंबर 34 की, और इसका सही जो उत्तर है वो है डी, कम्युनिस्टों और मुसलमानों के लिए। इसमें यह वाक्य जो है तमस में, यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? तो वो कम्युनिस्टों और मुसलमानों के लिए कहा गया है। मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में किया गया है? प्रेमचंद का वह उपन्यास बताना है जिसमें दलित चित्रण किया गया हो। तो 35 का जो सही उत्तर होगा वह होगा कर्मभूमि। कर्मभूमि नामक जो उनका उपन्यास है उसमें दलित चित्रण किया गया है। गोदान के किस पात्र ने ऐसा कहा है? क्या कहा है? विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं,
यानी कि आज़ाद हैं। समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। चलिए, यह कथन किसका है ये इसमें देखना है। गोदान उपन्यास में किस पात्र ने ऐसा कहा है? तो इसमें प्रोफेसर मेहता, जो कि एक बहुत बड़े विद्वान हैं, प्रोफेसर मेहता, उनका कहना है कि ऐसा होता है। यानी कि विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को होता है न स्त्री को। और वास्तव में ये पात्र के अनुरूप कथन ज़्यादा सटीक है, सही है, क्योंकि प्रोफेसर मेहता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और उनके द्वारा यह कथन कहा गया शोभनीय है। प्रश्न नंबर 34 पर चलते हैं और उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 37, अगर प्रेम कुख्यात शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूँगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। यह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं। और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है और वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियाँ गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई हैं? तो आपको बताना है कि मालती द्वारा कही गई हैं। इसका सही उत्तर है डी। इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? अगला प्रश्न है, आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर मैं 38 की बात कर रहा हूँ। इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? तो आपको बताना है कि जो खंजन नयन है, ये जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन, इसका पहला उत्तर सही है 38 का। खंजन नयन ये अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है और लिखा गया उपन्यास है, जो कि सूरदास के जीवन पर आधारित है। निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रश्न नंबर 39 पे चलें। निम्नलिखित पात्रों को उनके संबंध उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है और ये सही जो इसका सुमेल है वो मैं बता देता हूँ। इसका जो सुमेल है वो सही सुमेल कुछ इस प्रकार से आपके सामने होगा। जयदेवपुरी जो हैं, जयदेवपुरी वो झूठा सच के कहना चाहिए कि पात्र हैं। झूठा सच यानी कि जयदेवपुरी ए का दूसरा सही है। इसके बाद चंद्र माधव जो हैं वे नदी के द्वीप के पात्र हैं। और फूल बाबू जो हैं वो बलचनमा के हैं, बलचनमा के। इसके बाद अगर बात करें निर्गुनिया, तो निर्गुनिया नाचो बहुत गोपाल इस उपन्यास के पात्र हैं, नाचो बहुत गोपाल। तो इसको आपको इस प्रकार से देखना है। और झूठा सच यशपाल का उपन्यास है, बहुत फेमस उपन्यास है, नदी के द्वीप सभी लोग जानते हो। अज्ञेय जी की अज्ञेय का उपन्यास है। और बलचनमा नागार्जुन का है और नाचो बहुत गोपाल ये अमृतलाल नागड़ का है। तो इसका जो अगर स्लाइड में चलें और उसमें देखें तो इसका जो विकल्प, अगर विकल्प की बात करें तो ए नंबर विकल्प इसका सही है। इसका ए नंबर विकल्प सही था। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं और प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, बचन सिंह सिहरसा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। बचन सिंह सिहरसा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने
धीरे से छू लिया। उपयुक्त कथन किस कहानी का है? तो इसका जो सही उत्तर है वो राजा निर्वंशिया कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी है और 1957 में यह कहानी लिखी गई। इसके बाद देखेंगे अगला, समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या था? कमलेश्वर का वास्तविक नाम बताना है और इसका वास्तविक नाम है कैलाश सक्सेना। कमलेश्वर का सही नाम था, वास्तविक नाम था कैलाश सक्सेना। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 42 पर। यात्रा के लिए निकलती रही है वृद्धि पर हृदय को साथ लेकर, यह कथन किस निबंधकार का है? किस निबंधकार का यह कथन है कि यात्रा के लिए निकलती रही है वृद्धि पर हृदय को साथ लेकर, यह कथन किस निबंधकार का है? तो यह कथन है पंडित रामचंद्र शुक्ल का। इसमें थोड़ा सा इसमें आप देखिएगा, मैं इसमें क्षमा चाहूँगा। 42 का जो सही उत्तर है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसका सही होगा इसमें एक बार पुनः देखिएगा, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है वृद्धि पर हृदय को साथ लेकर, यह कथन किस निबंधकार? हृदय को साथ लेकर यह कथन किसका है? तो यह कथन पंडित रामचंद्र शुक्ल का सही है, जो कि मैंने पहले आपको बताया। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन ये नहीं है, अंततः यह निष्कर्ष निकलता है। प्रश्न नंबर 43 की बात करें तो पश्चात काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक हैं। तो ये पुस्तक के लेखक डॉक्टर भगीरथ मिश्र हैं। डॉक्टर भगीरथ मिश्र इसके लेखक हैं। इसके बाद देखिए अगला, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? सभी को पता है कि दलित साहित्य की जो आत्मकथा है, जिसे हम पहली जो दलित साहित्य की पहली आत्मकथा है, उसके जो लेखक हैं वे हैं मोहनदास नैमिष राय। मोहनदास नैमिष राय जो दलित साहित्य की पहली आत्मकथा लिखने का श्रेय है, और उनकी जो आत्मकथा है वो है अपने अपने पिंजरे। ये भी याद रखने वाली बात है। अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है? अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है? तो ये तो धर्मवीर भारती का है। धर्मवीर भारती का पत्रों का संग्रह है। धर्मवीर भारती का अगर बात की जाए, धर्मवीर भारती की बात की जाए, तो धर्मवीर भारती के पत्र पुष्पा भारती के नाम एक ऐसे कालजयी रचनाकार के अंतरंग का आलोक है, जिसने भारतीय साहित्य को अभिनव आकाश प्रदान किए। उनकी कई रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं, जैसे कि ठंडा लोहा 1952 में, कनुप्रिया बहुत महत्वपूर्ण रचना 1959 में। तो इस प्रकार से इसमें ज़्यादा विस्तार देने की कोशिश नहीं रहेगी, नहीं तो ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। 46 नंबर देखिए, निम्न चित्रण किस उपन्यास में है? तो निम्न चित्रण की बात करना है कि निम्न चित्रण किस उपन्यास में है, तो इसको देख लेते हैं। 46 को लिखा है, घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास बना रहता कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी डेढ़ियों
दरारों छिद्रों में उस पर आंखें लगी हैं, उसका पीछा कर रही हैं। ये जो चित्रण है वो किस उपन्यास का है? तो इसमें हम अगर बात करें तो यह तमस का है। तो इसको आपको देखना है। तमस नामक उपन्यास जिसके लेखक भीष्म साहनी हैं, उसका यह कथन है, उसका ये पंक्तियां हैं। आचार्य दंडी के काव्य हेतु किसे माना है? आचार्य दंडी के काव्य हेतु किसे माना है? आचार्य दंडी के काव्य हेतु किसे माना है? यहाँ होना चाहिए आचार्य दंडी ने काव्य हेतु किसे माना है। तो देख लेते हैं इसका 47 का जो सही उत्तर है वो है प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को आचार्य दंडी ने काव्य हेतु माना है। डी नंबर इसका सही उत्तर है। इसके बाद आगे चलते हैं प्रश्न नंबर अभी हमने 47 किया, अब प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? और 48 का सही उत्तर है सैमुअल टेलर कॉलरिज। ये 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे। सैमुअल टेलर कॉलरिज पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे। बाकी जितने भर इस पुस्तक में दिए गए हैं नाम, इस कथन में नाम दिए गए हैं, वे सारे जो कहना चाहिए कि विचारक है वो 20वीं सदी के। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 49 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 49 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 कहला निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो 49 में आप देखेंगे कि पश्चिमी जो पहाड़ी है, पश्चिमी पहाड़ी वो शिमला में बोली जाती है। इसके बाद मध्यवर्ती जो पहाड़ी है वो गढ़वाल में बोली जाती है। इसके बाद भोजपुरी जो है वो गाजीपुर में बोली जाती है और मगही जो है पटना में बोली जाती है। इसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर ए सही है। विकल्प नंबर जो ए है वो इसका सही है। अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका की अगर बात करें वह किस राज्य की बोली है? तो अंगिका बिहार राज्य की जो है वो बोली मानी जाती है, जो कि अंगिका है। इसके बाद खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप का विशिष्ट भाषी क्षेत्र है। तो इसमें तो सभी लोगों को यह अच्छी तरीके से पता होगा कि इसका उत्तर ए ही होगा, क्योंकि मेरठ, बुलंदशहर और खुर्जा यहाँ परिनिष्ठित रूप में विशिष्ट हिंदी भाषा बोली जाती है। प्रश्न नंबर 52 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास काल में व्यवस्थित है? निम्नलिखित में कौन से उपन्यास काल में व्यवस्थित है? तो सही क्रम बताना है 52 नंबर पे। तो इनका जो सही क्रम है उसकी अगर बात करें तो पहला आपका गोदान, जो कि प्रेमचंद की रचना है, 1936 में लिखी गई। नदी के द्वीप, ये अज्ञेय की रचना है और 1951 में लिखी गई। इसके बाद मैला आंचल की बात करें तो फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है और इसको उन्होंने 1954 में लिखा। इसके बाद झूठा सच यशपाल की रचना है और इसको उन्होंने 1958 में लिखा। तो कुल मिलाकर के जो ये उपन्यास दिए हैं तो उसमें से पहला विकल्प सही है। क्रम पूछा है, पहला सही। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 53 की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा फीचर लेखन का उद्देश्य नहीं है? फीचर लेखन का उद्देश्य नहीं है। तो फीचर लेखन का जो उद्देश्य नहीं है उसकी अगर हम बात करें
निम्नलिखित में से कौन सा फीचर लेखन का उद्देश्य नहीं है ये पूछा है। तो 53 में अगर बात करें तो मनोरंजन है, शून्य पठनीयता है, ज्ञानवर्धन, मार्गदर्शन। पूछा है कौन सा फीचर लेखन का उद्देश्य नहीं है। तो फीचर लेखन की अगर बात करें, फीचर लेखन के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो फीचर लेखन के उद्देश्य में शून्य पठनीयता नहीं है। बाकी मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और मार्गदर्शन ये फीचर लेखन के उद्देश्य होते हैं। प्रश्न नंबर 54, सुख दुखात्मको रसः किसकी उदित है। इसमें देखिए लिखा है कि सुख दुखात्मको रसः किसकी उदित है, यानी किसकी उक्ति है होना चाहिए, किसकी उक्ति है। तो ये है रामचंद्र गुणचंद्र की, रामचंद्र गुणचंद्र की उक्ति है, यानी कि सी नंबर इसका सही है। इसके बाद हिंदी दलित साहित्य में किस विधा की रचनाएं सर्वाधिक चर्चित हुई हैं। तो हिंदी दलित साहित्य में किस विधा की रचनाएं सर्वाधिक चर्चित हुई हैं, तो वो चर्चित हुई हैं आत्मकथा। आत्मकथा बहुत चर्चित हुई हैं। अगला है 56 नंबर देखें तो भारतवर्ष का सबसे प्राचीन मत वैष्णव है। हमारे आर्य लोगों ने सबसे प्राचीन काल में सभ्यता का अवलंब किया और इसी हेतु क्या धर्म नीति सब विषय के संसार मात्र के ये दीक्षा गुरु हैं। यह पंक्ति किस प्रसिद्ध निबंध से है। अब देख लेते हैं ऑप्शन, निबंध कौन से हैं। तो निबंध हैं भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, वैष्णवता और भारतवर्ष, धर्म और समाज, श्रद्धा और भक्ति। तो इस प्रश्न की अगर बात करें तो इसका सही उत्तर होगा वैष्णवता और भारतवर्ष, यानी कि बी नंबर इसका सही उत्तर है। इसका सही उत्तर है बी नंबर। 57 पे चलते हैं और 57 पे देखते हैं कि सद्दूपुर चुनार जिला मिर्ज़ापुर यूपी किस प्रसिद्ध साहित्यकार का जन्म हुआ था। तो इसमें अगर बात करें तो पांडे वचन शर्मा उग्र का जन्म हुआ था इस स्थान पर। निराला के पत्र में निराला के साथ पत्राचार को किस साहित्य ने संकलित कर प्रकाशित किया। किस साहित्यकार ने संकलित कर प्रकाशित किया निराला के पत्र में निराला के साथ पत्राचार को किस साहित्यकार ने संकलित कर प्रकाशित किया था। तो 58 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका डी, यानी कि जानकी वल्लभ शास्त्री ने। प्रश्न नंबर 59 पर चलते हैं। मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, यह आकाश और ये मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल है। ये वाक्य किसने किसके लिए कहे हैं। तो इसका 59 का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा सी, कालिदास ने मल्लिका के लिए कहे हैं। कालिदास ने किसके लिए कहे हैं, मल्लिका के लिए उन्होंने कहा है। और इनका मोहन राकेश का बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास जो था आषाढ़ का एक दिन, उस नाटक से यह लिया गया है। प्रश्न नंबर 60 पे चलते हैं और प्रश्न नंबर 60 को देखते हैं। राजकुमारी, प्रेम में स्मृति का ही सुख है, एक टीस उठती है वही तो प्रेम का प्राण है। आश्चर्य तो यह है कि प्रत्येक कुमारी के हृदय में वह निवास करती है, पर उसे सब प्रत्यक्ष नहीं कर सकती, सबको उसका मार्मिक अनुभव नहीं होता। उपयुक्त कथन किसने किससे कहा। 60 का जो सही उत्तर है वो आपका बी नंबर है और सुवासिनी कार्नेलिया से कहा था उपयुक्त कथन।
सुवासिनी ने कार्नेलिया से यह कथन कहा था। प्रश्न नंबर 61 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 61, मैं विधवा हूँ, इस ज्वालामुखी को यदि मैं कुछ समय के लिए छिपा भी लूँ तब भी मैं किसकी बनूँ, तुम्हारी या डिप्टी साहब की? जहाँ तक मेरी बात रही, मैं तो उन्हें भी जी भर घृणा करती रहती हूँ। और तुमसे प्रेम, मैं तुम्हें अपना दूल्हा तो नहीं बना सकती, लेकिन प्रेमी बना लूँगी। कल मैं अवश्य चली जाऊँगी। इसका उत्तर तुम्हें आज देना होगा। उपयुक्त कथन किसका है? तो 61 का सही उत्तर है बी, यानी कि मनोरमा। मनोरमा का यह कथन है। मनोरमा का यह कथन है। और यह सिंदूर की होली नामक नाटक में जो विधवा पात्र मनोरमा है उसका कथन है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। कानों में कंगना कहानी में सचमुच कितने कंगन कानों को घेर कर बैठे थे? बहुत अच्छा प्रश्न है कि कानों में कंगना कहानी में सचमुच कितने कंगन कानों को घेर कर बैठे थे, यानी कि इस लाइन का जिक्र हुआ है कहानी में। वहाँ कंगनों की संख्या बताई गई है कि कितने कंगन कानों को घेर कर बैठे हुए थे। और इसका जो सही उत्तर है 62 का जो सही उत्तर है वह है 2 कंगन। 2 कंगन थे। क्वेश्चन नंबर 20 का सही है। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, आज़ादी के समय हुए हिंदू मुस्लिम दंगों के आधार पर लिखी गई कहानी है। आज़ादी के समय हिंदू मुसलमान दंगों के आधार पर लिखी गई कहानी कौन सी है, ये आपको इसमें बताना है। काफ़ी आसान है, काफ़ी सरल सा यह प्रश्न है और आप सभी लोगों को यह पता है कि इसका सही उत्तर है शरण दाता। शरण दाता जो है वो आज़ादी के समय हिंदू मुसलमान दंगों पर आधारित कहानी है। आगे चलते हैं और इसको थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि इस कहानी के जो लेखक हैं वो अज्ञेय हैं, है ना। इस कहानी शरणदाता कहानी के लेखक अज्ञेय हैं। अज्ञेय की फेमस कहानी ही है ये। कफन कहानी में आए प्रसंग के अनुसार कितने वर्ष पूर्व ठाकुर की बारात में घीसू पेट भर कर भोजन किया था? ये बताना है। कफन कहानी में जो प्रसंग आया है कि कितने वर्ष बाद ठाकुर की बारात में घीसू ने पेट भर खाना खाया था। तो ये तो सभी लोगों को कफन, जब वो लोग बारात में जब उनको कुछ पैसा मिला और वो जब खाना खाने के लिए गए तो उन्होंने कितना मतलब उनकी बारात में उन्होंने जो पेट भर खाना खाया तो उनके मुख से निकला कि आज हम इतने साल बाद पेट भर खाना खा रहे हैं। तो यही इसमें बताना है। तो 64 का सही उत्तर हो जाएगा 20 वर्ष। कफन कहानी में आए प्रसंग के अनुसार 20 वर्ष पूर्व ठाकुर की बारात में घीसू ने पेट भर खाना खाया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 65 पे चलते हैं। रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, राम की शक्ति पूजा में राम के प्रति यह कथन किसका है? तो इसे बताना है कि यह कथन किसका है। तो ये जामवंत का कथन है, जामवंत का। इनमें से श्रद्धा सर्ग की विशेषताएं, श्रद्धा सर्ग की विशेषताएं कौन कौन सी हैं बताना है। तो इसको हम देख लेंगे कि श्रद्धा सर्ग की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। नारी के आंतरिक गुणों का वर्णन ये तो है। प्रसाद ने श्रद्धा के माध्यम से विश्व के मंगल की कामना की है, ये भी सही है। छायावादी लाक्षणिक भाषा शिल्प विधान प्रतीकात्मक शैली संदर्भ चित्रण ये भी किया, यानी उपयुक्त सही है। इसका सही उत्तर चौथा है। 67 का जो प्रश्न है 67, अंधेरे में
कविता में आया रक्त लोक स्नात पुरुष किसका प्रतीक है? रक्त लोक स्नात पुरुष जो कि अंधेरी कविता में आया हुआ है, यह किसका प्रतीक है ये बताना है। तो ये अंतर मन में निहित क्रांति की भावना का प्रतीक है, यानी कि इसका सही उत्तर है ए। 68 देख लेते हैं। जहाँ बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। इस काव्य पंक्ति में मीरा का व्यक्त भाव है। जहाँ बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। कितनी प्यारी सी पंक्ति है। इसमें इस काव्य पंक्ति में मीरा का भाव व्यक्त है। बहुत ही, इसको तो पंक्ति इतनी प्यारी है कि इसे तो सभी लोग समझ ही पा रहे हैं। जहाँ बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। क्या समर्पण है। और इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर समर्पण ही होगा। डी नंबर इसका सही है। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर चलिए देखते हैं 69। इसके बाद अंतिम प्रश्न और बचेगा 70। गोदान में एक ग्राम्य कथा तथा दूसरी नागरिक कथा दोनों ही एक साथ चलती हैं। इस परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथन की समीक्षा करते हुए असत्य कथन का चयन करिए। चलिए देख लेते हैं, असत्य कथन का चयन कर लेते हैं। ग्राम कथा और नगरी कथा के मध्य इस उपन्यास में गजब का संतुलन देखने को मिलता है। यही गलत है, क्योंकि नगरी एवं ग्राम दोनों के जो संतुलन है, दोनों के मध्य जो संतुलन है वो गड़बड़ाया सा है। वह बहुत अच्छा संतुलन नहीं कर पाए हैं। कहना चाहिए कि मुंशी प्रेमचंद्र जी का गोदान तो कृषि प्रधान कृषक जीवन पर आधारित जो ये मध्यम वर्ग परिवार का जो एक बहुत ही अच्छा उपन्यास है। इसमें ग्रामीण एवं नगरी दोनों क्षेत्रों का जिक्र किया, लेकिन नगरी क्षेत्र की तुलना इतना अधिक नहीं करना चाहिए थी। काफ़ी ज़्यादा इसमें हो गई है, जो कि एक कहना चाहिए कि रोचकता थोड़ा सा इसमें डाउन हुई है। इसकी रोचकता में कमी आई है पाठक के मन में, और इसका यही कथन गलत है। जहाँ ग्रामीण कथा का वर्णन आता है वहाँ प्रेमचंद का हृदय तरल, स्निग्ध एवं प्रेममयी हो जाता है, और ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रेमचंद्र के कलम में विशेष धार आ गई। ये सही है। नगरी कथा के वर्णन में प्रेमचंद्र का जी नहीं रमा, अतः वे इससे कतराते हुए प्रतीत होते हैं। ये भी बात सही है। कर तो रहे हैं नगरी कथा का वर्णन, लेकिन वो उनका मन लगता नहीं है। मन तो उनका ग्रामीण कथा में ही लगता है। उक्त तीनों में से कोई भी कथन सही नहीं है, ये तो गलत है। यानी कि पहला जो है, जो संतुलन है वो नहीं बैठा पाए, ये पहला जो है वो गलत है। यानी इसका सही उत्तर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। उड़ गए फुलवा रह गई बास, गीत से किस उपन्यास का अंत होता है? उड़ गए फुलवा रह गई बास, गीत से किस उपन्यास का अंत होता है? तो विराटा की पद्मिनी नामक जो उपन्यास है इसमें, यानी कि इसका सही उत्तर डी नंबर है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही मित्रों। फिर मिलते हैं हम किसी और टेस्ट पेपर के साथ। ये टेस्ट पेपर हम एक पुस्तक से आप लोगों को बीच मिला है, यूथ कंपटीशन की पुस्तक है, उसी को मैं पढ़ रहा था और उसी से इस टेस्ट को मैं आपके बीच में लाया हूँ। देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, और कहीं कोई सुझाव हो तो दीजिएगा, और मस्त रहिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।